अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे इस तबसरे पर वो कुछ नहीं बोला। मैंने उसके ताउन का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उठकर दिलदार सुनार की दुकान में चला गया। दिलदार महल चक 84 का अकलौता सर्राफ था। दिलदार महल ने बड़े तपाक से मेरा इस्तकबाल किया। वो एक मुतनासिब कद का मालिक, अच्छा खासा मोटा इंसान था। वो सर्राफ से ज़्यादा कोई पहलवान या दूध फरोश नजर आता था। मैंने अपनी आमद की गर्द वायत से उसे आगाह किया और चांदी की जंजीर जेब से निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दी। वो इस खूबसूरत जंजीर को हाथों में घुमाने फिराने के बाद तारीफी अंदाज में बोला, बड़ी सोनी जंजीर है थानेदार साहब, और इसमें लगा हुआ नग भी उम्दा किस्म का हकीक है। जिस सुनार ने भी इसे बनाया है वो अपने काम का माहिर कारीगर लगता है। दिलदार के इस बयान से बहुत सी बातें वाज़ेह हो गई थीं, ताहम फिर भी मैंने सवाल करना ज़रूरी जाना, तो तुम्हें इस बात का यकीन है कि ये जंजीर तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाई? जी पक्का यकीन है, वो पुरवसूख लहजे में बोला। मैं अपने हाथ के बने हुए जेवरात को दूर से देखकर ही पहचान लेता हूँ। क्या तुम कोई अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जंजीर किस सुनार ने बनाई होगी? मैंने पुरुम्मीद नज़र से उसकी तरफ देखा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुमने आज से पहले इस जंजीर को कहीं देखा है? मैंने पूछा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ चक 84 के किसी बंदे के पास इस जंजीर को तुमने देखा हो? इस बार भी उसने नफ़ी में ही जवाब दिया। मैं मज़ीद चंद मिनट तक दिलदार महल की दुकान में मौजूद रहकर उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा, फिर वहाँ से उठकर थाने आ गया। इस वक्त ज़ोहर की अजान हो रही थी। दिन ने ढलना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक गर्मी की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। शाम से कुछ पहले कांस्टेबल फरीद खान और खोजी अल्लाह रखा भी वापस आ गए। खोजी खासा उलझा हुआ नजर आ रहा था। मैंने उसकी उलझन का सबब दरियाफ्त किया तो वो बोला, मलिक साहब, मैंने बाड़े से लेकर गांव के आखिरी सिरे तक खुरा निकाला है। यहाँ बहुत से लोगों के कदमों के निशान आपस में गड़बड़ हो रहे थे, ताहम मैंने 2 आदमियों का खुरा अलग से निकाला है और मुझे यकीन है कि इन्हीं में से कोई एक आपका मतलूबा बंदा है। अब ज़रा इन 2 बंदों के खुरे की तफसील भी बताओ चाचा, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। जनाब, इनमें से एक तो किसी नंगे पाँव वाले शख्स का खुरा है, उसने बताया। ये खुरा चक 84 से निकलकर मौजू कगरवाली की तरफ चला गया है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। करमदीन मोची ने जिस शख्स को बाड़े की दीवार फलांग कर खेतों की तरफ जाते देखा था, वो बंदा भी नंगे पाँव ही था, और लोगों का अमूमी ख्याल यही था कि वो खुशियाँ डंगर चोर हो सकता है। खुशिया के बारे में मुझे बताया गया है कि वो चेहरे पर मुंडासा बांधकर और नंगे पाँव ही मवेशी चोरी करने आता है। वो एक दुबला पतला और पस्ता कामर डंगर चोर है। दिखने में 12-13 साल का लड़का नजर आता है। मलिक साहब, खुशिया के बारे में ये सारी बातें तो मैंने भी सुन रखी हैं, अल्लाह रखा ने ठहरे हुए लहजे में बताया, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है जनाब। मसलन क्या गड़बड़ है? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। ये जो मैंने नंगे पाँव वाले आदमी के खुरे की बात की है ना, इसके पाँव का साइज नॉर्मल है, यानी जितना एक आम आदमी का होता है, लिहाजा वो खुशिया डंगर चोर तो नहीं हो सकता। अलबत्ता मैंने जो दूसरा खुरा निकाला है, इस पर गौर किया जा सकता है। और वो दूसरा खुरा किसका है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। आपने मुझे चप्पल का एक पाँव दिखाकर खुरा निकालने के लिए कहा था, वो वजाहत करते हुए बोला। दूसरा खुरा इसी चप्पल वाले पाँव का है, यानी 12-13 साल के किसी लड़के का खुरा। मगर इस खुरे के साथ एक अजीब सा मामला है मलिक साहब। कैसा अजीब मामला? मैंने तशवीश भरे लहजे में दरियाफ्त किया। आपने मुझे चप्पल का दायां पाँव दिखाया था, खोजी अल्लाह रखा ने बताया। दूसरा खुरा इसी चप्पल के बाएं पाँव का है। जाहिर है चाचा, जब इसके दाएं पाँव की चप्पल दीवार फलांगते हुए बाड़े में गिर गई तो फिर बाहर बाएं पाँव का खुरा ही मिलेगा ना। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन ये भी तो सोचें कि बाड़े से बाहर निकलते ही क्या वो बंदा एक पाँव का हो गया था? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, बाड़े से खेतों तक सिर्फ इस बंदे के बाएं पाँव का खुरा है और उसके साथ दायां पाँव कहीं नजर नहीं आता। अगर दायां पाँव की चप्पल बाड़े में रह गई थी तो बाहर एक चप्पल और एक नंगे पाँव का खुरा मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए,
मैंने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मलिक साहब, वो गंभीर लहजे में बोला। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी शख्स ने बाएं पाँव की इस चप्पल का खुरा अपने हाथ से बनाया है, यानी इस चप्पल के निशानात जमीन पर डाले हैं। क्योंकि लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े नामी गिरामी डाकुओं और मुजरिमों के खुरे निकाले हैं, जो अपनी अय्यारी और मक्कारी में कोई सानी नहीं रखते थे। अपने इसी तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने बाड़े से खेतों तक बाएं पाँव की चप्पल का जो खुरा देखा है वो मसनूई है, यानी वो चप्पल किसी पाँव ने नहीं पहनी थी। पाँव के मखसूस दबाव से मुख्तलिफ अंदाज का खुरा बनता है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि बाएं पाँव की चप्पल का वो खुरा धोखा देने के लिए बनाया गया है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। ये सरासर धोखा है मलिक साहब, वो राजदाराना लहजे में बोला। मैंने बाड़े के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात को बड़ी तवज्जो से चेक किया है। नंगे पाँव वाले आदमी का खुरा तो मकतूल की चारपाई के नज़दीक और वहाँ से बैरूनी दीवार तक पाया गया है, लेकिन चप्पल का ये इस साइज़ के पाँव का खुरा कहीं भी नज़र नहीं आया। इससे तो ये साबित होता है कि मुश्ताक बाजवा का कातिल वही नंगे पाँव वाला शख्स है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन इसने केस को उलझाने और हमें गुमराह करने के लिए चप्पल का एक पाँव बाड़े के अंदर फेंका और दूसरे पाँव से बाहर निशानात बनाए, ताकि हमारा ध्यान किसी छोटे हाथ पाँव वाले शख्स की तरफ जाए, जैसे कि खुशियाँ डंगर चोर। कातिल काफ़ी चालाक और होशियार मालूम होता है मलिक साहब, अल्लाह रखा ने तबसरा किया। चप्पल वाला खुरा सिर्फ बाड़े की दीवार से खेतों तक है, इसके बाद कहीं नहीं, जबकि नंगे पाँव वाला खुरा चक 84 से निकलकर कक्करवाली तलक चला गया है। क्या तुम इस नंगे पाँव वाले खुरे के ताक़ुब में कक्करवाली गए थे? मैंने पूछा। मौजा कक्करवाली चक 84 से लगभग 1.5 मील के फासले पर था। एक छोटा सा गांव था और चक 84 की इसी सिमत वाक़ था, जिधर नबीपुरा और कक्करवाली आपस में करीबी गांव थे। जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इस खुरे का कक्करवाली तक पीछा किया है। वो खुरा कक्करवाली के अंदर जाकर गुम हो गया है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि गांव में दाखिल होने के बाद इस शख्स ने जो जूते पहन लिए होंगे, इसीलिए नंगे पाँव का खुरा गायब हो गया था। मैंने गहरी सांस खारिज की। इसका मतलब तो ये हुआ कि कातिल का ताल्लुक कक्करवाली ही से है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। अगर वो बंदा कक्करवाली से निकलकर आगे कहीं का है तो इसके खुरे को पकड़ना मुमकिन नहीं। इस बदबख्त का खुरा पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए, लेकिन मैं इसकी गर्दन ज़रूर दबोच कर रहूँगा, मैंने कहा। इसकी एक और निशानी है मेरे पास चाचा। अल्लाह रखा ने मेरी इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। मैंने पूछा, चाचा, तुमने चक 84 से कक्करवाली तक खरा निकालते हुए एहतियात से काम लिया था ना? किसी को शक तो नहीं हुआ तुम्हारी इस कार्रवाई पर? सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं अपने काम को अच्छी तरह समझता हूँ, आप फिक्र ना करें। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मैं किस काम पर लगा हुआ था। ठीक है चाचा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब तुम घर जाकर आराम करो और कल सुबह थाने हाजिर हो जाना। तुम्हें कल मेरे साथ नबीपुरा जाना होगा। नबीपुरा किस लिए जनाब? उसने पूछा। है कोई काम, मैंने सरसरी अंदाज में बताया। वहाँ से फारिग होने के बाद हम कक्करवाली का रुख करेंगे। समझ गया मलिक साहब। वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने पूछा, पर क्या? वो जी, आपने मुझसे इनाम का वादा किया था, वो याद दिलाने वाले अंदाज में बोला। तो मैं कब अपने वादे से मुकर रहा हूँ? मैंने उसे तेज नज़र से घूरा। पहले कातिल को काबू कर लो, फिर तुम्हें इनाम भी दूंगा। भूल न जाना सरकार, वो बेयकीनी से बोला। फिक्र नहीं करो चाचा, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। मैंने तुमसे जो वादा किया इसे पूरा भी करूँगा। वो मुझे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। अगली सुबह बेवक्त खोजी अल्लाह रखा घोड़ों पर सवार होकर नबीपुरा पहुँच गए। नबीपुरा मकतूल मुश्ताक बाजवा का ससुराली गाँव था, जो चक 84 से तकरीबन 1 मील के फासले पर वाक़ था। नज़ीर बाजवा ने मुझे बताया था कि मकतूल की बीवी जमीला इन दिनों अपने मैके आई हुई थी। उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का थी। नबीपुरा पहुंचकर जमीला के घर तक रसाई हासिल करने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मुश्ताक बाजवा के कत्ल की खबर नबीपुरा पहुंच चुकी थी। जमीला अपने शौहर की इबरतनाक मौत से आगाह हो चुकी थी। जमीला पर तो गोया दोहरी क़यामत टूट पड़ी थी। एक तरफ उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो अपनी पैदाइश के आधे घंटे के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिला था।
इसके साथ ही जमीला तक ये इत्तला पहुंची कि किसी जालिम ने बड़ी बेदर्दी से उसके खाविंद को कत्ल कर दिया है। गुज़िश्ता रात जमीला ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें लेने के बाद चल बसा था। इस दोहरे गम ने जमीला को इस पूरी तरह निढाल कर रखा था कि इससे कुछ भी पूछना मुमकिन नहीं था। जब तक उसकी ज़हनी हालत इस काबिल होती तो मैं उससे सवाल जवाब कर पाता। इससे बात करना अभी उसे ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करने के मुतरादिफ था। मैं 15-20 मिनट तक जमीला के घर वालों से बातचीत करता रहा और उन्हें तसल्ली देता रहा कि मैं बहुत जल्द मुश्ताक के कातिलों को पकड़ लूँगा। वो नामुराद खूनी ज़्यादा अरसे तक आज़ाद नहीं घूम सकेगा। इसके बाद हम कक्करवाली की जानिब रवाना हो गए। मैं कक्करवाली में पहले भी एक दो बार आ चुका था। यहाँ के चौधरी फरजंद अली से मेरी दुआ सलाम थी। मैं सीधा चौधरी की हवेली पहुँच गया। फरजंद अली इस वक्त हवेली में मौजूद था। उसने बड़े इत्तेफाक से मेरा इस्तकबाल किया और अपनी बैठक में बिठाया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे पूछा, मलिक साहब खैरियत तो है ना? आज सुबह सुबह हमारे गांव का रुख, और वो भी बगैर किसी इत्तला के। चौधरी साहब पहली बात तो ये है कि इस वक्त सुबह नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दूसरी बात ये कि मैं स्पेशली आपसे मुलाकात करने नहीं आया। ड्यूटी ऑफ फर्स्ट जब और जिस दिन धक्का दे देते हैं आना पड़ता है। ओह, लगता है आप किसी खतरनाक मुजरिम की तलाश में कक्करवाली आए हैं, उसने मुतासिफाना अंदाज में कहा। चौधरी साहब एक रोज़ पहले मुज़क्कर 84 में कत्ल की एक वारदात हो गई है, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मैं इसी कातिल की तलाश में हूँ। कहीं आप मुश्ताक बाजवा के कत्ल की बात तो नहीं कर रहे? जी जी वही। मैंने उस बात में सर हिलाया। तो इस वारदात की इत्तला यहाँ तक भी पहुँच गई है? मुझे आज सुबह इस वाक़े का पता चला है, चौधरी फरजंद अली वजाहत करते हुए बोला। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मलिक साहब। कौन सी बात चौधरी साहब? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मुश्ताक बाजवा के कत्ल का कक्करवाली से क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है चौधरी साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने कातिल का खुरा निकलवाया है। कातिल चक 84 से सीधा कक्करवाली पहुंचा है। कक्करवाली में कहाँ? वो सनसनाती हुई आवाज़ में बोला। खुदे ने यह भी तो बताया होगा ना कि कातिल किस घर में गया है? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये पता नहीं चल सका। असल में कातिल जो कोई भी है, उसने चक 84 से कक्करवाली तक नंगे पाँव सफ़र किया है। कक्करवाली में दाखिल होने तक उसके नंगे पाँव का खुरा मिला है। इसके बाद खुरा गायब हो जाता है। मेरा अंदाज़ा है कि कक्करवाली के अंदर दाखिल होने के बाद उसने जूते पहन लिए थे। ओह, ये तो खासी पेचीदा सूरत हाल है, चौधरी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। फिर कैसे पता चलेगा कि कातिल कौन है? ये भी तो हो सकता है कि इस बंदे का कक्करवाली से कोई ताल्लुक वास्ता ही ना हो। कक्करवाली में दाखिल होने के बाद उसने जूते पहने और फिर आराम से चलते हुए कक्करवाली से बाहर निकल गया, मतलब किसी और सिमत चला गया हो। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कातिल तक रहनुमाई कर सकती है। क्या चीज़? उसने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। मैंने अपनी जेब में से वो लॉकेट निकाल कर चौधरी की जानिब बढ़ा दिया, जिसमें एक उम्दा किस्म का अकीक जड़ा हुआ था, और कहा, यह हमें जाय वक़्वा से मिला है और इसका ताल्लुक मकतूल या उसके घर के किसी फर्द से नहीं है। ओह, खासा खूबसूरत लॉकेट है, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए तारीफी लहजे में बोला। अगर जाय वक़्वा से मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कातिल की मिल्कियत हो सकता है। मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ चौधरी साहब, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। क्या आप इस लॉकेट के बारे में कुछ जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, वो पुरसोच लहजे में बोला, मगर जानने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं समझा नहीं। मैंने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने बैठक के दरवाजे की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, ओए ज़फ़र। अगले ही लम्हे एक हट्टा कट्टा मुलाजिम सूरत शख्स दरवाजे में नमूदार हुआ। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि ज़फ़र नामी वो शख्स चौधरी फरजंद अली का मुलाजिम ख़ास था। हुक्म चौधरी साहब, ज़फ़र ने बड़ी फरमाबरदारी से पूछा। किसी बंदे को भेजकर मंजूर सुनारे को यहाँ बुला ले, चौधरी ने तहकमाना अंदाज में कहा। जी चौधरी साहब, ज़फ़र गर्दन के हल्के से खम करते हुए बोला। और वो अंदर कह दिया है ना? चौधरी ने पूछा। जी जी, बस 2 मिनट लगेंगे। चौधरी ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई और ज़फ़र को जाने का इशारा करने के बाद मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, मंसूर बड़ा कारीगर सुनार है मलिक साहब। वो इस जंजीर को देखकर फ़ौरन पहचान लेगा कि कक्करवाली के किस बंदे ने से ये लॉकेट बनवाया था। इस तरह कातिल तक पहुंचने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी।
चौधरी इस तजुर्बे को दोहराना चाहता था जो मैं चक 84 में दिलदार महर सुनार के साथ कर चुका था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर ये लॉकेट मंजूर सुनार ही का तैयार करता है तो फिर तो वाकई बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तफ्तीश की गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा। इसी लम्हे दो मुलाजिम ट्रे उठाए हुए बैठक में दाखिल हुए। मज़कूरा ट्रे सामान्य खुर्दों से लदी फदी हुई थी। मैंने फौरन समझ लिया कि थोड़ी देर पहले जफर ने इसी सामान के यहाँ पहुँचने के हवाले से 2 मिनट लगेंगे के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। गाड़ी को ब्रेक लगेंगे तो कुछ पेट पूजा हो सकेगी ना, चौधरी ने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर इन मुलाजमीन को मुख्तलिफ हिदायत जारी करने लगा। मुलाजमीन ने बड़ी सफाई और सलीके से वो नेमतें हमारे सामने चुन दी। चौसे आम की काशें, पके हुए जामन, दूध से भरे हुए 2 जग और जीरे वाली चाटी की नमकीन लस्सी। इसके अलावा भी बहुत कुछ था। मुलाजमीन वापस चले गए तो मैंने कहा, चौधरी साहब आपने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया है। ये तो कुछ भी नहीं है मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। अभी तो आपने दोपहर का खाना भी इधर ही खाना है। मैं आपके लिए देसी कुक्कड़ और बकरी का गोश्त बनवा रहा हूँ। बस बस चौधरी साहब, मैंने हैंड्स अप होते हुए कहा, जो सामने हाजिर है इसी से बाएहसन तरीक निमट लिया जाए तो काफ़ी है। देसी कुक्कड़ और बकरी की डिशें फिर कभी सही। जैसी आपकी मर्जी जनाब, वो मसलहत आमेज़ लहजे में बोला। मैं आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, वरना आप मुझे हवालात में बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इन लोगों को हवालात में बंद करता हूँ जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है, मैंने मजाक के रंग में कहा। आपके हवाले से अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं आई और इंशाअल्लाह कभी आएगी भी नहीं, चौधरी ने बड़े एतमाद के साथ कहा। हम खुदा की नेमतों से इंसाफ करते हुए बाहमी गुफ्तगू भी जारी रखे हुए थे। इसी दौरान में मंजूर सुनार भी वहाँ हाजिर हो गया। मंजूर की उम्र 40 और 50 के दरमियान रही होगी। वो मुतनासिब जिस्म का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था जिसका सर बालों ऐसी फसल से लगभग महरूम हो चुका था। मंजूर ने जब माहिराना अंदाज में चांदी की इस लॉकेट का मुआयना किया तो उसकी आंखों में एक मखसूस किस्म की चमक पैदा हुई। मुझे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि वो शनासाई की चमक थी। अगले ही लम्हे उसने मेरे ख्याल की तायीद कर दी। मंजूर के मुताबिक अकीक वाला वो लॉकेट उसके हाथों ही से तैयार हुआ था जो उसने कक्करवाली के एक वसने भोला के लिए बनाया था। भोला का असल नाम असलम था, मगर वो भोला के नाम से मशहूर था। मैंने भोले के घर का एड्रेस और लोकेशन को नोट किया और चौधरी की हवेली से उठाया। मलिक साहब, मेरे साथ चलते हुए खोजी अल्लाह रखा ने कहा, जो बंदा नंगे पाँव मकतूल के बाड़े से निकलकर खेतों की तरफ गया और फिर चक 84 से निकलकर नंगे पाँव कग्गरवाली तक आया है, इसके पाँव का खुरा मेरे जहन में महफूज है और ज़मीन पर भी बाज़ जगह महफूज होगा। हम जिस भोले की तरफ जा रहे हैं इसके पाँव को देखकर इस खुरे से मुवाजना किया जा सकता है। अल्लाह रखा ने बड़ी पते की बात की थी। मैंने कहा, ठीक है चाचा, भोला हत्थे चढ़ जाए तो ये भी चेक कर लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद हम असलम उर्फ भोला के दरवाजे पर खड़े थे। तीसरी दस्तक पर दरवाज़ा एक जवान जहान औरत ने खोला। फिर मेरी वर्दी पर निगाह पड़ते ही वो बिदकी और फौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे के बीच में पाँव फंसाकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं बीबी, मैं मामूल की एक कार्रवाई के लिए यहाँ आया हूँ। क्या ये भोले का घर है? दद जी, वो दरवाजे की ओर से बोली। भोले को बाहर भेजो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे इससे चंद ज़रूरी बातें करना है। भोला तो इस वक्त घर में नहीं है जी। वो कहाँ गया और तुम कौन हो? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। मेरा नाम जाहिदा है जी, उसने बताया, और मैं भोले की बीवी हूँ। भोला अपनी बहन से मिलने अगूकी गया हुआ है। अगूकी एक छोटा सा गांव था जो कक्करवाली के शुमार में 2 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने जाहिदा से पूछा, भोला अगूकी कब गया है और उसकी वापसी कब तक होगी? जी, वो आज सुबह अगूकी गया है और शाम तक वापस आ जाएगा, उसने जवाब दिया। फिर पूछा, आपको भोले से क्या काम है? सब खैरियत तो है ना? इस दौरान में चंद अफराद भी हमारे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। इन लोगों के चेहरों पर तशवीश झलकती थी। वो जानना चाहते थे कि पुलिस भोले के दरवाजे तक क्यों पहुंची है। अगर सब खैरियत होती तो मुझे चलकर यहाँ ना आना पड़ता, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ आराम से बैठकर बात हो सकती हो? जी, मैं आपके लिए बैठक खोलती हूँ। ये कहते हुए जल्दी से घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं जाहिदा के रूबरू उसकी बैठक में बैठा हुआ था।
घर के अंदर कदम रखते ही मेरी छठीस ने मुझे बता दिया था कि इस वक्त जाहिदा के सिवा इस घर में और कोई मौजूद नहीं था। जब यही सवाल मैंने जाहिदा से किया तो उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, इस घर में भोला और मैं ही रहते हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने तशवीश भरी नज़र से मुझे देखा और पूछा, अब बताएं मामला क्या है। मामला खासा गंभीर है जाहिदा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चक 84 में एक बंदा कत्ल हो गया है। चक 84? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन बंदा कत्ल हुआ है जी? क्या तुम चक 84 और वहाँ के बंदों को जानती हो जो इतनी दिलचस्पी ले रही हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी हाँ, वो जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली। चक 84 मेरा मेका है जनाब, अभी चंद माह पहले ही तो मैं ब्याह कर कगर वाली आई हूँ। ओह, मैं जाहिदा के इंकिशाफ पर चौंक उठा। अब बताएं चक 84 में कौन बंदा कत्ल हो गया है? उसने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। बंदे का नाम है मुश्ताक बाजवा, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। कल रात में किसी शकील कल्ब शख्स ने उसे बाड़े के अंदर सोते में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। जाहिदा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुश्ताक बाजवा को अच्छी तरह जानती हो? नहीं जी, उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। यूँ महसूस हुआ जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, देखो जाहिदा, मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है और मैं ज़रा वक्री टाइप का थानेदार हूँ। जो लोग मुझसे ताउन करते हैं मैं इन्हें हर किस्म की रियायत दे देता हूँ और जो लोग मुझे चक्कर देने के लिए गलत बयानी से काम लेते हैं मैं इन्हें सख्त सज़ा देकर नमूना इबरत बना देता हूँ। इसलिए मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर धमकी आमेज अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, अगर तुम मुश्ताक बाजवा या इसके कत्ल के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे सच सच बता दो। नहीं जी, मैं मुश्ताक बाजवा के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानती, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली। और मुश्ताक बाजवा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जी, वो बड़ी सादगी से बोली। बस इतना जानती हूँ कि वो नज़ीर बाजवा का बेटा था और ये कि 1 साल पहले जमीला से उसकी शादी हुई थी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मुश्ताक बाजवा के कत्ल के सिलसिले में हमारा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। वो इसलिए कि मुश्ताक बाजवा के कत्ल में तुम्हारे खामिद भोले का हाथ है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाय रब्बा, मैं मर जाऊँ। वो सीने पर हाथ मारते हुए परेशानी से बोली, भोला ऐसा काम नहीं कर सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पुलिस गलत फहमी को बुनियाद बनाकर तफ्तीश नहीं करती, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ठोस सबूत हाथ लगता है जब ही हम पेशकदमी करते हैं। भोले के खिलाफ आपके पास कौन सा ठोस सबूत है? वो मुझसे पूछने लगी। मैंने हकीक वाला चांदी की जंजीर निकाल कर उसकी आंखों के सामने लहराते हुए पूछा, इस लॉकेट को पहचानती हो? जी हाँ, ये लॉकेट तो भोले का है, ये आपके पास कहाँ से आया? ये तो उसके गले में हमेशा रहता है, आपको कहाँ से मिला है ये? उसने बेसाख्ता पूछा। जाए वकुआ से, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुश्ताक बाजवा को कत्ल करने के बाद फरार के वक्त बाड़े की दीवार फलांगते हुए ये लॉकेट उसके गले से गिर गया था। फिर मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में जाहिदा को बताया कि किस तरह भोले ने कत्ल की इस वारदात को खुशियाँ डंगर चोर के सर डालने के लिए किसी 12-15 साल बच्चे के पाँव के निशानात बाड़े से खेतों तक बनाए थे और इस साइज की एक चप्पल का पाँव भी बाड़े में फेंक दिया था, और किस तरह उसने खुद नंगे पाँव चक 84 से ककरवाली तक सफ़र किया ताकि उसका खुरा पकड़ा न जा सके। इसकी बदकिस्मती की बाड़े की दीवार फलांगते हुए इस लॉकेट की जंजीर खुल गई और लॉकेट बाड़े के अंदर गिर गया। फिर इसी लॉकेट ने मुझे तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोली। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। देखो जाहिदा, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, अगर तुम इस वारदात के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे साफ साफ बता दो। अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो भोले के साथ तुम भी सीधी जेल जाओगी। नहीं, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोली, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया जी, मैं जितना जानती थी वो सब आपको बता दिया है। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, तुमने बताया कि भोला अपनी बहन से मिलने अगू की गया हुआ है, इसकी अगू की वाली बहन का नाम क्या है? सलमा, उसने जवाब दिया। सलमा भोले की बड़ी बहन है। सलमा के घर वाले का नाम क्या है? शौकत अली, जाहिदा ने जवाब दिया। इनके 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां।
ठीक है जाहिदा, मैंने खड़े होते हुए कहा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब शाम में भोला अगूकी से वापस आए तो तुम इसे सीधा मेरे पास थाने भेजोगी। समझ में आई मेरी बात? तो क्या आप उसे गिरफ्तार करने अगूकी नहीं जाएंगे? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा ये तुम्हारा नहीं मेरे सोचने का काम है। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा। तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश ना करो। मैंने तुमसे जो कहा है बस उसे याद रखो। जी 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 बिल्कुल, मैं समझ गई। वो बौखलाहट आमेज अंदाज में सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोली। भोला जैसे ही घर आएगा मैं इसे आपके पास भेज दूंगी। मैं खोजी अल्लाह रखा के हमरा भोले के घर से निकल आया। खोजी ने मुझसे पूछा, मलिक साहब क्या आप वाकई भोले की वापसी का इंतजार करेंगे? नहीं, मैंने पूरी कतईयत के साथ कहा। तो इसका मतलब है कि हम अगूकी जा रहे हैं? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। हम नहीं तुम, मैंने सूत में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं समझा नहीं जनाब। उसके लहजे में हैरानी दर आई। क्या मैं अकेला ही अगूकी जाऊंगा? ऐसी भी बात नहीं है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अभी हम दोनों थाने जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ किसी चाको चौबंद अहलकार को अगूकी की तरफ रवाना कर दूंगा और तुम दोनों भोले को गिरफ्तार करके थाने लाओगे, चाहे कितनी भी देर लग जाए। भोला अगूकी से गक्कर वाली नहीं बल्कि सीधा हवालात में पहुंचेगा। जी मैं समझ गया सारी बात, वो मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर चौंक के पूछने लगा, एक बात तो बताएं मलिक साहब। हाँ पूछो चाचा, मैंने आम से लहजे में कहा। अगर भोले के पाँव का खुरा उस नंगे पाँव वाले बंदे के खुरे से मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कातिल का सुराग लगा लिया। वो गहरी संजीदगी से बोला। और अगर भोले का खुरा उससे मुख्तलिफ निकला तो क्या फिर भी हमें उसे गिरफ्तार करके लाना है? लगता है तुम्हें अपने इनाम की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, मैंने डांट से मुशाबा अंदाज में कहा। सूरत कोई भी हो, मैं आज की तारीख में भोले को अपने सामने थाने में देखना चाहता हूँ। और जहाँ तक खुरे की मैचिंग का ताल्लुक है, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। इस मैचिंग का ये मतलब नहीं कि हमने कातिल को पकड़ लिया। जब तक भोले का ट्रायल ना हो जाए और ये पता ना चल जाए कि वो कौन सी स्टोरी सुनाता है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो सपाट आवाज़ में बोला। थोड़ी देर के बाद हम थाने पहुंच गए। मौसम गर्मा में रातें छोटी और दिन तवील होता है और इस हवाले से माह जून गर्मी का सरदार महीना तस्वुर किया जाता है। 9 जून की शाम इधर मगरिब की अजान हुई, इधर खोजी अल्लाह रखा अगूकी से वापस आ गया। मैंने सब इंस्पेक्टर गुलदाद को अल्लाह रखा के हमरा भोले की गिरफ्तारी के लिए अगूकी रवाना किया था और वो दोनों कामयाब लौटे थे। असलम उर्फ भोला की उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 के करीब लगाया। वो गठे हुए बदन का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। वो हाथ पांव का भी मजबूत दिखाई देता था। गुलदाद ने उसे उल्टी हथकड़ी लगा रखी थी। भोला अपनी गिरफ्तारी पर काफ़ी मचल भी रहा था। जब उसे मेरे सामने पेश किया गया तो उसने शिकायती लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। गुलदाद ने उसे दबका मारा। ओए बागड़ बिल्ले की औलाद, कत्ल की वारदात करते हो और मासूम भी बनते हो। ज्यादती क्या होती है ये तो तुम्हें हवालात में जाकर पता चलेगा। मैंने इशारे से अल्लाह रखा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने खुरे का तजुर्बा कर लिया? क्या रिपोर्ट है? तजुर्बा तो इधर अगूकी ही में किया है जनाब, अल्लाह रखा ने बताया। जब हम यहाँ पहुँचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। चक 84 में मकतूल के बाड़े से खेतों तक का तजर्बा कल सुबह ही हो सकेगा। कल की बात किसने देखी है? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, अगूकी वाले तजर्बे की क्या रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट तो हौसला अफजा नहीं है जी, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने नंगे पाँव वाले जिस बंदे का खुरा निकाला है वो भोले के पाँव से मैच नहीं करता जनाब, अल्लाह रखा साहब गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। लेकिन असल पता उस वक्त चलेगा जब सुबह जाए वकूआ पर जाकर भोले के पाँव के निशानात को चेक किया जाएगा।